Hi everyone. In this video, I'm going to talk about the most important aspect of your exam and that is answer writing. आप आंसर राइटिंग कर रहे होगे या फिर नहीं कर रहे होगे, बट यू कांट डिनाई द फैक्ट कि आंसर राइटिंग ही आपको इस एग्ज़ाम में सेल थ्रू कराएगा. डिस्पाइट नोइंग दिस फैक्ट, मैं बहुत लोग को जानता हूँ जिनके 3-4 अटैम्प्ट हो चुके हैं बट उन्होंने अभी तक एक भी आंसर नहीं लिखा है. एंड द रीज़न बिंग कि आंसर राइटिंग का ना एक फियर है. आपको लगता है कि सब कुछ आप पढ़ लोगे एंड एक दिन ऐसा आएगा कि आप बेस्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर दोगे, बट ऐसा होता नहीं है. आंसर राइटिंग एक स्किल है. किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है. आप जब तक आंसर राइटिंग को टाइम नहीं दोगे, आंसर राइटिंग को डेडिकेटली प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, कितना भी कंटेंट आपका प्रिपेयर हो जाए, उस चीज़ को आप डिलीवर नहीं कर पाओगे. सो दिस इज़ वाई आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 2025 मार्क्स में से 1750 मार्क्स जो होता है वहाँ पे आपका आंसर राइटिंग चेक होता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि अपने कंटेंट को कैसे स्टिपुलेटेड टाइम में स्टिपुलेटेड वर्ड्स में प्रेजेंट किया जाए. आप जितने भी आंसर राइटिंग की क्लासेस देख रहे होगे, बहुत आपको स्ट्रेटजी देखने को मिल जाता है. इवन टॉपर टॉक्स भी आप देखोगे तो मेजॉरिटी लोग आपसे ये बोलेंगे कि आंसर राइटिंग आप स्टार्ट से ही करना शुरू कर दो. इक्का दुक्का आपको एग्जाम्पल मिलेगा जिन्होंने ये कहा होगा कि मैंने कोई आंसर नहीं प्रैक्टिस किया था और डायरेक्ट मैं एग्ज़ाम में जाके बैठ गया था. तो देखो, वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच नहीं होता है. सबका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्ट में या फिर पहले आंसर राइटिंग किए होते हैं. इवन हो सकता है कि उनकी राइटिंग की स्किल उस तरह डेवलप हुई हो कि वो आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं आराम से. लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल आपको ऐसे ही मिलेंगे जिन्होंने ज़ीरो से चीज़ों को प्रैक्टिस किया है. सो आपको अपना बेस लाइन, अपना बैकग्राउंड देख के चीज़ों को प्रिपेयर करना है. इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे. लाइक आंसर राइटिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट होता है, उसको आपको फॉलो करना है. सेकेंड वन इज़ कि हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग. अगर आपने पहले कभी आंसर नहीं लिखा है तो आप किस तरह स्टार्ट कर सकते हो एज अ बिगनर. एक गुड आंसर के क्या कंपोनेंट होने चाहिए. आई वुड से कि आप यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री आंसर लिखो, गुड आंसर नहीं. क्योंकि एग्ज़ाम में जितने लोग का सिलेक्शन होता है, ट्रस्ट मी, अगर उनकी कॉपी आरटीआई के थ्रू या फिर आपको मिल जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि ये लोग कैसे आंसर लिखे हैं. और यही रीज़न है कि कभी भी आप नेट पे देखोगे तो चेक्ड कॉपी टॉपर्स की नहीं रहती है. मोस्टली जो कॉपीज़ होती हैं वो अनचेक्ड होती हैं. देखो, यूपीएससी बहुत अच्छा आंसर नहीं खोजता है. यूपीएससी ख़राब आंसर में से जो कम ख़राब आंसर होता है वो खोजता है. तो ये सोचो कि बहुत अच्छा आंसर मैं लिख दूंगा तो वो पॉसिबल होता नहीं है. आपको बाकियों से कम ख़राब लिखना है. इसके बाद हम बात करेंगे कि आप पेपर को अटैम्प्ट कैसे करें. टाइम मैनेजमेंट हो गया, क्वेश्चन के सिलेक्शन कैसे करना है, 1 to 10 पहले करना है कि 11 to 20 करना है, 10 मार्कर्स पहले अटैम्प्ट करने हैं कि 15 अटैम्प्ट करने हैं, स्ट्रिक्टली वर्ड लिमिट फॉलो करना है कि नहीं करना है, या फिर आप ऊपर नीचे कर सकते हो. एंड द लास्ट इज़ क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी. बहुत से टॉपर्स आपको कहते हुए दिख जाएंगे कि पूरा पेपर अटैम्प्ट करना होता है, पेज भरना होता है, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हो. एंड कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि जो आपको आता है उतना करो, जो आपको नहीं आता है डोंट बीट अराउंड द बुश. एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है कि आपसे पूछा कुछ और गया है और आप लिख कुछ और रहे हो तो उसमें मार्क्स आपको दे देगा. तो इसको भी हम देखेंगे, एक मिडल पाथ निकालेंगे. नेक्स्ट, डिफरेंट जीएस पेपर का डिफरेंट अप्रोच होता है. जीएस 1 में जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोसाइटी हो गया, तो तीनों के जब आंसर्स को आप देखोगे, कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में आने चाहिए. फॉर एग्जांपल जीएस 2 का जब भी आप आंसर लिख रहे हो पॉलिटी का, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डालो, आप कोर्ट केसेस डालो, आप कमिटीज़ के रिकमेंडेशन डालो. सो हम इसकी बात भी करेंगे. एंड लास्टली, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. काफ़ी क्वेश्चन है, लाइक पेपर को सेल्फ एनालाइज कैसे करें, जो भी आंसर हम लिख देते हैं उसको एनालाइज कैसे किया जाए, मॉडल आंसर्स को यूज़ कैसे किया जाए, हैंड राइटिंग मैटर करता है या नहीं करता है एग्ज़ाम में, डायग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है. आजकल आप देख रहे हो कि बहुत ही न्यूज़ चल रहा है और आपको हर जगह दिख जाएगा कि डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस हम बात करेंगे. पॉइंट्स में लिखें या पैराग्राफ में लिखें, किसमें ज़्यादा मार्क्स मिलता है. एंड लास्टली, अंडरलाइन कितना किया जाए. यहाँ पे जो कंपोनेंट ऑफ गुड आंसर है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर है, वहाँ पे हम टॉपर्स की कॉपी का एग्जांपल लेके आपको बताएंगे कि आप किस तरह अप्रोच कर सकते हो. टॉपर्स कॉपी आपको विजन की वेबसाइट मिल जाएगा. टेलीग्राम पे भी काफ़ी कॉपीज़ अपलोडेड हैं, तो आप कॉपीज़ को डाउनलोड करके उसको एनालाइज कर सकते हो.
एंड अगर आपको टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज करना है और आपको ये देखना है कि GS1, GS2, GS3, GS4 मैं किसका कॉपी देखूं, तो आप ये मार्कशीट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो टॉपर्स हैं उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, ऐसे मार्क्स GS1, GS2, GS3, GS4 और ये ऑप्शनल का मार्क्स हो गया। सो यहाँ पे आप मार्क्स देख लेना जिसके ज़्यादा मार्क्स आए हों। फॉर एग्जांपल मिस गरिमा लोहिया के 141 मार्क्स आए थे GS4 में, सो आप इनकी कॉपी चेक कर सकते हो। उसी तरह मिस स्मृति मिश्रा के 130 मार्क्स आए हैं GS2 में, तो आप इनकी GS2 की कॉपी देखो और उसमें से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो कि आंसर कैसे लिखा जाता है। हम कुछ कॉपीज़ का एग्जांपल इस वीडियो में भी लेंगे। बाकी इस PDF को, इस मार्कशीट को अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, आंसर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए। जब तक आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा तब तक आप एक अच्छा आंसर लिख नहीं पाओगे। और कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपकी बेसिक रिसोर्सेज हैं, कम से कम आप उसको एक बार रिवाइज़ कर लो, तभी उसको आप आंसर में इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाओगे। जो ये नोशन चला है ना कि डे 1 से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो, बहुत ही फ्लॉड नोशन है वो। आप डे 1 से आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे, आप अच्छा आंसर लिख नहीं पाओगे, डीमोटिवेशन फील होगा। 2, 4, 10 दिन आप आंसर राइटिंग करोगे, उसके बाद आप फिर से प्री के मोड में चले जाओगे। तो ये साइकिल ना आपकी चलती रहती है। इसीलिए आप एक बार पहले बेसिक रिसोर्स कंप्लीट कर लो, अपना कंटेंट बना लो, उसके बाद आंसर राइटिंग की तरफ जाना। उससे पहले जो भी आपकी आंसर राइटिंग होती है वो पैसिवली होती रहती है। देखो, आंसर राइटिंग के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका कंटेंट बिल्डिंग होता है, आप जो नॉलेज बिल्ड करते हो वो होता है। और दूसरा आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होता है, जो ये नॉलेज आप गैदर किए रहोगे उसको अप्लाई करोगे। ये दोनों आंसर राइटिंग के कंपोनेंट हैं। जब भी आप कंटेंट प्रिपेयर करते हो तो उसको भी आप इस तरह से प्रिपेयर करो कि वो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करे। इसी से हमारा दूसरा टॉपिक आता है कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे की जाए। मान लो अभी तक आपने अपना बेसिक रिसोर्स कंप्लीट नहीं किया है, तो आप कोई मॉक टेस्ट, आप ये सब भले यूज़ मत करो, बट जो चीज़ें आप प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप NCERT पढ़ रहे हो, NCERT पढ़ने के बाद जो NCERT के पीछे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं उनको आप लिखना स्टार्ट करो। कोई भी एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो तो एडिटोरियल्स को अपने वर्ड में समराइज़ करना स्टार्ट करो। जब आप ये करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपके थॉट्स हैं, जो आप दुनिया भर का कंटेंट पढ़ोगे, उसको कैसे लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड नंबर ऑफ़ वर्ड्स में लिखा जाए। इससे ये होगा कि आपका 2 वे हेल्प होगा। पहला, आप जो चीज़ पढ़े रहोगे उसको अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि जब आप अच्छे से समझ पाओगे तभी आप उसको अपने वर्ड्स में समराइज़ कर पाओगे। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आपका आंसर राइटिंग का जो इनिशिएटिव है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता रहेगा। क्योंकि क्या है ना कि बहुत लोग ये चीज़ करते नहीं हैं और एक फोबिया आ जाता है, इवन पेन उठाने का फोबिया आ जाता है। सब कुछ पता रहता है फिर भी सिंपल आंसर फ्रेम करने में मुश्किल होता है। तो जो ये स्टेज है ना, आपको ऐसे ही फॉलो करना है। पहले आप NCERT पढ़ रहे हो, उसके आंसर लिखो। जो भी एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, जो भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, उसको अपने वर्ड्स में प्रिपेयर करो, एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ वर्ड्स में लिखो। एंड इसके बाद जब आपका एक बेसिक तैयारी हो जाएगी, फिर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो गए, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जहाँ पे ना आप बुक पढ़ के, बेसिक रिसोर्स पढ़ के डायरेक्टली मॉक क्वेश्चन लगा सकते हो। बट वहीं पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोसाइटी हो गया, यहाँ पे आपको वाइड नॉलेज चाहिए। यहाँ पे आपको स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर की नॉलेज भी अच्छी खासी होनी चाहिए, तब आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। सो जो स्टैटिक रिसोर्स हैं उनको आप तो स्टार्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जिन सब्जेक्ट के लिए आपको एनालिटिकल अप्रोच चाहिए और एक वाइड थिंकिंग चाहिए, वो डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। चलो, ये दोनों चीज़ तो सॉर्टेड है। आंसर राइटिंग से पहले आपको क्या करना है, कंटेंट प्रिपेयर करना है अपना, जिसको यूज़ करके आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। एंड दिस सेकेंड थिंग इज़, जो भी आंसर आपको लिखना है उसकी प्रिपरेशन आप पहले से ही करो। NCERT के आंसर लिखना स्टार्ट करो, अपने नोट्स को अपने वर्ड में समराइज़ करो, एडिटोरियल्स को समराइज़ करके एक नोटबुक में लिखो, सो दैट यू गेट टू नो कि कंटेंट को मैनेज कैसे किया जाता है। इसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे, कंपोनेंट ऑफ गुड आंसर। सबसे पहले ये देखो कि डिफरेंट GS का जो पेपर होता है उसका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी के आंसर लिख रहे हो तो कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप ज्योग्राफी के आंसर में डालोगे। उसी तरह पॉलिटी का आंसर लिखोगे, इकोनॉमिक्स के आंसर लिखोगे, तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि आपके आंसर में ये कुछ पॉइंट होने चाहिए। व्हाट आर दोज पॉइंट? GS1 में हमारे पास 3 पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। हिस्ट्री में आपका सब कुछ आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री एक स्टैटिक टॉपिक है,
तो यहाँ पे फैक्ट्स के साथ साथ एनालिसिस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक अच्छा आंसर लिखने में। फॉर एग्जांपल जब भी आप आर्ट एंड कल्चर की बात करोगे तो कोई भी आर्ट किसी पीरियड में क्यों डेवलप हुआ, इसको आप सोसाइटल पर्सपेक्टिव से बता सकते हो। वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, इस वजह से वैसा आर्ट डेवलप हुआ। वहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, उस टाइम का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था। लाइक आप संगम लिटरेचर को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, लोगों की लाइफ कैसी थी। और जब भी आप हिस्ट्री की चीज़ों को पढ़ो, अगर हो सके तो उसको करंट से लिंक किया करो। मुझे याद है कि 2014 या 15 में एक क्वेश्चन आया था हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके, वहाँ पे जो भी मॉडर्न टाउन प्लानिंग हुई है। तो उस क्वेश्चन को आप कंक्लूड करते वक्त प्रेजेंट से लिंक कर सकते हो कि आज के टाइम में भी टाउन प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और हैपहैज़ार्ड मैनर में जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उससे आप सोसाइटी में एक टॉपिक है अर्बनाइजेशन का, वहाँ से लिंक कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लीडर्स के नाम लिखो, डेट्स लिखो, अपने आंसर्स को थोड़ा स्पेसिफिक बनाने के लिए। फाइनली कोई भी इवेंट हुआ उसका क्या कॉज है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या आफ्टर मैथ है, वो सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में लिखनी होती हैं। नाउ ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में मैप्स एंड डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले एस्पिरेंट होंगे उनको पता होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है मैप्स एंड डायग्राम्स का। आप इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप 10 सेकंड में बनाना सीख जाओ, कहीं ना कहीं पेपर में आपको यूज़ उसका मिल जाएगा। और ख़ासकर अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है पेपर 1 में या तो एनवायरनमेंट से रिलेट करके दे रहा है या तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेट करके दे रहा है। सो आप इन तीनों पेपर को साथ ही पढ़ना है, एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, प्लस डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ज्योग्राफी में लोकेशन का नेम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात करो तो 2-3 कंट्री का नाम लिख दो जहाँ पे वो क्लाइमेट है। आप मान लो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात कर रहे हो तो जो स्टेट प्रोड्यूस करता है उसका नाम लिख दो। किसी चीज़ का एग्जांपल दे रहे हो, लाइक वाटर शेड मैनेजमेंट का एग्जांपल दे रहे हो, तो कौन कौन से स्टेट हैं या फिर किस प्लेस पे वो प्रैक्टिसेस यूज़ हो रहा है उनका आप नाम लिखो। एंड द थर्ड वन इज़ कि ज्योग्राफी के आंसर्स में आप ह्यूमन एलिमेंट को जोड़ना सीखो। जितने भी ज्योग्राफिकल फिनोमिना है उनका कहीं ना कहीं सोशल इम्पैक्ट होता ही है। तो क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे इम्पैक्ट होता है, एंड वो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, वो चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करो। बेसिकली आप फिजिकल ज्योग्राफी को ना ह्यूमन ज्योग्राफी से जोड़ा करो। द नेक्स्ट वन इज सोसाइटी। सोसाइटी में सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं आप सबके डेफिनेशन प्रिपेयर कर लो। ग्लोबलाइजेशन हो गया, रीजनलिज्म, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, सबके आपके पास एक क्रिस्प डेफिनेशन होना चाहिए और इस डेफिनेशन को आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हो। सोसाइटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो हाईली करंट ओरिएंटेड होते हैं, तो आप जितने भी करंट अफेयर के एग्जाम्पल डालोगे आपका आंसर जो रहेगा वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट रहेगा। GS2 में पॉलिटी गवर्नेंस की बात करें, जब भी आप इसके आंसर लिखो या तो बॉडी में, कंक्लूजन में, इंट्रो में आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करोगे, लाइक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो गया, कमिटीज़ की रिकमेंडेशन हो गया, रिपोर्ट हो गए, तब आपका आंसर उतना ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा नहीं। और कभी भी आप मान लो आर्टिकल यूज़ कर रहे हो एग्ज़ाम में, आपको आर्टिकल याद नहीं आ रहा है तो गलत आर्टिकल मत लिख के आना। आपको सही आर्टिकल याद आए तभी लिखना, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लिखना है और आप गलत लिख के आ गए तो वहाँ पे लेने के देने पड़ जाते हैं। इसीलिए गलत आपको कहीं भी नहीं लिखना है, बट कोशिश करना है कि ये सारी चीज़ें आपके आंसर में होनी चाहिए। IR की बात करें तो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनका इंडिया के साथ कैसा पास्ट में रिलेशन रहा है आपको वो पता होना चाहिए। और कोई न्यूज़ चल रहा है, मान लो क्वाड की बातें हो रही हैं, क्वाड का बैकग्राउंड क्या है, क्वाड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्यों उसको फॉर्म किया गया है, उसके पीछे की क्या सोच थी, ये आपको पता होना चाहिए। इस चीज़ को आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हो। आपके आंसर में मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव होना चाहिए एंड इसके लिए ये एक एक्रोनिम है, पेस्टल अप्रोच, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड लीगल। इन सारे डायमेंशंस पे आप लिख सकते हो। इसके अलावा भी और डायमेंशन है, लाइक ग्लोबल फोरम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, डिफेंस पर्सपेक्टिव, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो जितने भी आप अलग अलग डायमेंशन यूज़ कर पाओ इट्स ऑलवेज बेटर। नाउ मूविंग ऑन टू GS3। इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स एंड ग्राफ। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन का आप इंट्रोडक्शन भी स्टैट से कर सकते हो एंड जहाँ जहाँ ग्राफ आपको बनाने का मौका मिला बना लिया करो। फॉर एग्जांपल आप GDP ग्रोथ की बात कर रहे हो, आप ग्राफ के थ्रू बता सकते हो कि लास्ट 5 ईयर कैसा ट्रेंड रहा है। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो तो आप ग्राफ के थ्रू बता सकते हो। आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहे हो तो आप ग्राफ के थ्रू बता सकते हो। एंड ये सारे ग्राफ आपको इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएंगे। सर्वे को भी आप बहुत जगह डायरेक्टली कोट कर सकते हो। इवन मैं ये बोलूँगा कि लास्ट के 3 या 4 साल का सर्वे आप उठाओ, उसका जो इंट्रो हो गया और जो कंक्लूजन हो गया उसका कंपाइलेशन बना के आप अपने पास रख लो, उसको आप डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज़ कर लोगे। गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गए, आप यूज़ कर सकते हो।
सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट में आप मैप यूज़ कर सकते हो। मान लो आपको नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ दिखाना है तो आप मैप के थ्रू दिखा सकते हो। आपको सिस्मिक जोन दिखाना है तो आप मैप के थ्रू दिखा सकते हो। स्टैट यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद जितने भी रीसेंट एग्जांपल हो गए, देखो करंट अफेयर तो GS1, GS2, GS3 जहाँ पे यूज़ हो सकता है ना, यूज़ किया करो। क्योंकि जब भी आप करंट अफेयर यूज़ करते हो तब आपका जो क्वेश्चन है वो रेलेवेंट होता है, आज के कॉन्टेक्स्ट में वो रेलेवेंट रहेगा और एग्जामिनर रिलेट कर पाएगा चीज़ों को। साइंस एंड टेक में आप जो भी कॉन्सेप्ट है उनके डेफिनेशंस प्रिपेयर करो, डेफिनेशंस आपको याद होना चाहिए, उससे आप इंट्रो कर सकते हो। जो भी इनोवेशन की बात कर रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, उसका करंट स्टेटस क्या है आपको पता होना चाहिए, क्या पोटेंशियल थ्रेट है, क्या बेनिफिट है आपको पता होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को आप पब्लिक वेलफेयर के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। इन सारे डायमेंशंस को आप साइंस एंड टेक में लिखना। GS4 की बात मैं अलग से करूँगा। इवन मैं GS1, GS2, GS3 और GS4 चारों की सेपरेट स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा, बिकॉज चारों का जो अप्रोच है, चारों में जो आंसर लिखने की टेक्निक है थोड़ी डिफरेंट है। सो आपको पेपर वाइज कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करना है फॉर योर मेंस, मैं इसकी काफ़ी डिटेल में बात करूँगा अपनी आने वाली वीडियोज़ में। नाउ लेट अस सी सम टॉपर्स कॉपी सो दैट आपको आंसर कैसे स्ट्रक्चर करना है, आंसर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं लाइक बॉडी, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसा कंटेंट रहना चाहिए इंट्रोडक्शन में, वो सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी बाय लाइव एग्जांपल। दिस इज इशिता किशोर मैम कॉपीज, GS1 कॉपी, एंड आई थिंक शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट इन GS1। यू कैन सी 121 मार्क्स। अच्छा, कभी भी आप कॉपीज़ देखोगे टॉपर्स की तो ट्राई करना कि जो उनकी लेटेस्ट कॉपी हो ना वो आप यूज़ करो। जैसे ये 27 अगस्त 2022 को टेस्ट पेपर लिखा गया था। अब ऐसा नहीं है कि कोई टॉपर आपको मिले 2022 में और आप उसकी 2018 की कॉपी देख रहे हो, क्योंकि ये जो पीरियड होता है ना 4-5 साल का, उसमें बहुत चीज़ चेंज हो जाता है। लिखने का स्टाइल, सोचने का स्टाइल, आंसर को प्रिपेयर करने का स्टाइल, कंटेंट बिल्डिंग, और ये कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहता है। सो लेटेस्ट कॉपी रहती है तो आपको थोड़ा अच्छे से आइडिया रहेगा। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन with example discuss how the cultural tradition from various region of India get reflected in regional music। आपके आंसर के 3 कंपोनेंट होने चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। सबसे ज़्यादा टाइम आपका बॉडी कंज्यूम करता है। किसी भी क्वेश्चन का इंट्रो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रो बेसिकली आपके क्वेश्चन को खोलता है। जनरली देखो तो इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन का होता है, इससे बड़ा इंट्रोडक्शन आप मत लिखना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका बेसिक एक ओवरव्यू देने के बाद आप सीधे मेन कंटेंट पे आ जाओ। इंट्रोडक्शन आप डेटा से कर सकते हो, आप किसी फैक्ट से कर सकते हो, आप डेफिनेशन से कर सकते हो, आप एग्जांपल से कर सकते हो। लाइक यहाँ देखो, विथ एग्जांपल डिस्कस हाउ द कल्चरल ट्रेडिशन फ्रॉम वेरियस रीजन ऑफ इंडिया गेट रिफ्लेक्टेड इन रीजनल म्यूजिक। तो यहाँ पे एक बेसिक इंट्रो दिया गया है। इंडिया रिच एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशन आर मोस्ट एविडेंट इन द रीजनल म्यूजिक ऑफ इट्स मदरलैंड। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को बेसिकली समराइज करके उसका जो एसेंस है उसको इंट्रोडक्शन में डाला गया है। देखो इंट्रोडक्शन में ना आप ओवर एक्सप्लेनेशन अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कि आप इंट्रोडक्शन ही बहुत एक्सप्लेन कर दे रहे हो। सिंपली टॉपिक को टच करके जितनी भी एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें हैं आप उसको बॉडी में डालोगे। और आपको इंट्रोडक्शन ऐसे प्रिपेयर करना है ना कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। क्वेश्चन को पढ़ के आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप के पास कोई डेटा हो, आपके पास कोई डेफिनेशन हो, या फिर आप इस तरह जेनरिक चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। अलग अलग पेपर में आप इंट्रोडक्शन अलग अलग टाइप से दे सकते हो। जैसे हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में क्या होता है कि आपके पास कोई करंट अफेयर रिलेटेड मटेरियल नहीं होता है, डेटा नहीं होता, फैक्ट नहीं होता है, तो वहाँ पर जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो ऐसे ही जेनरिक होता है। बट वहीं आप GS2 की बात करो या फिर GS3 की बात करो या फिर आप सोसाइटी की बात कर सकते हो, ज्योग्राफी की बात कर सकते हो, वहाँ पे आपके पास फैक्ट होता है, वहाँ पे आपके पास आर्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। जनरली वो टॉपिक करंट अफेयर में रहता है तो आप करंट अफेयर के किसी न्यूज़ से इंट्रोडक्शन कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जिससे आप अपने क्वेश्चन का इंट्रो कर सकते हो। नाउ इसके बाद हम बॉडी में आते हैं। देखो जो यहाँ पे बोला था वेरियस रीज़न, इस चीज़ को यहाँ पे काफ़ी विजुअली एक मैप के थ्रू बता दिया गया। देखो आप कभी भी मैप प्रिपेयर करना तो मेक श्योर करना कि मैप को लेबल करो, मैप को बॉक्स में रखो फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैप को लेबल करो। जैसे यहाँ पे इन्होंने इसको बॉक्स में रखा है, इसके साथ आप लेबल कर सकते हो लाइक फिगर 1, और ये जिस चीज़ का मैप है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना डायग्राम फॉर रीजनल म्यूजिक फॉर ट्रेडिशन, तो यहाँ पे आप फिगर 1 भी लिख सकते हो। बॉडी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके हर पार्ट को आपको आंसर करना है। जैसे यहाँ पूछा गया है कि हाउ कल्चरल ट्रेडिशन फ्रॉम वेरियस रीजन ऑफ इंडिया गेट रिफ्लेक्टेड इन रीजनल म्यूजिक, तो इंडिया के कैसे ट्रेडिशन रीजनल म्यूज़िक पे रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी पार्ट का यहाँ पे आंसर है।
और बॉडी में आप डायरेक्टली इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हो, जो भी पार्ट पूछा गया आप उसकी हेडिंग डालो, उसको बॉक्स में रखो, सो दैट एग्जामिनर को पता हो कि आपने इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर किया है। क्योंकि क्वेश्चन में हर पार्ट के मार्क्स अलॉट होते हैं, और आप देखोगे यूपीएससी का क्वेश्चन तो एक एक क्वेश्चन में 3-4 पार्ट होता है। ऐसे आप हेडिंग और सब हेडिंग के थ्रू आंसर लिखोगे तो इससे ये होता है कि आप मैक्सिमम पॉइंट जनरेट कर पाओगे, प्लस आपको भी आइडिया रहेगा एंड एग्जामिनर को भी आइडिया रहेगा कि आपने सारे पार्ट को आंसर किया है या नहीं किया है। सो दिस इज़ द बॉडी पार्ट। यहाँ पे हम कंटेंट की बात नहीं करते हैं, कंटेंट तो आप खुद प्रिपेयर कर लोगे। यहाँ पे आप बेसिक स्ट्रक्चर देखो, कोई भी पॉइंट आप मैक्सिमम 2 से 3 लाइन लिखोगे, उससे लंबा पॉइंट आप नहीं लिखोगे। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड सम एग्जांपल्स। जो भी आप पॉइंट लिख रहे हो कोशिश करो कि अपने पॉइंट के साथ कोई ना कोई एग्जांपल को कोट कर दो। हर बार याद नहीं आता, बट मान लो आप 5-6 पॉइंट लिख रहे हो तो कम से कम 2 या 3 एग्जांपल आपके साथ होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, टोटल इन्होंने 5 पॉइंट लिखा है, यहाँ पे एग्जांपल कोट किया है, यहाँ पे एग्जांपल कोट किया है, यहाँ पे एग्जांपल कोट किया है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब भी आप एग्जांपल कोट करते हो तो एक अलग सिंबल बना देते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे डबल लाइन खींचा है, बहुत लोग ऐसे हैशटैग बना देते हैं सो दैट वो थोड़ा विजिबल रहे। सो फर्स्ट लर्निंग क्या है कि ऑलवेज यूज सब हेडिंग, एंड दिस सेकंड लर्निंग इज़, यहाँ पे आप देखोगे बहुत अंडरलाइन किया गया है। अंडरलाइन आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ जो रेलेवेंट वर्ड्स रहें, जो आप चाहते हो एग्जामिनर देखे, भले ही पूरा क्वेश्चन ना पढ़े बट वो पॉइंट देख ले, वो वर्ड्स देख ले, उनको ही अंडरलाइन करोगे। आपका मोटो ये होना चाहिए कि मान लो आपका आंसर एग्जामिनर नहीं देख रहा है, सिर्फ ग्लांस थ्रू भी कर रहा है और जो आपके अंडरलाइन वाली पार्ट है उसको भी सिर्फ देख रहा है, तब भी उसको जिस्ट मिल जाना चाहिए कि आपने आंसर में क्या लिखा है। और कभी भी आपके पास कंटेंट ज़्यादा हो, समय कम हो या फिर स्पेस कम हो, तो आप फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हो। आई विल शो यू इन डिफरेंट क्वेश्चन। तो ये आपका बॉडी का पार्ट हो गया। नाउ कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट। यहाँ पे आप कंक्लूजन देखो, द रीसेंट प्रपोजल फॉर म्यूजियम फॉर कार्नेटिक म्यूजिक रिफ्लेक्ट्स देयर इम्पोर्टेंस टू ब्रेक फ्री फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर को करंट अफेयर से रिलेट किया गया है। म्यूजियम फॉर कार्नेटिक म्यूजिक, जब भी आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि किसी भी टॉपिक को, बीट हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, आप करंट अफेयर से कनेक्ट कर पाओ तो ज़रूर से कर देना। इससे आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आपका जो आंसर है वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रहता है। लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी, दैट इज़ फ्रॉम GS2। दिस इज़ आई थिंक स्मृति मिश्रा मैम्स कॉपी एंड शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन GS2, दैट इज़ 130 मार्क्स। यहाँ पे आप इंट्रो देखो। The question is, the biggest critique of basic structure doctrine from its inception has been it is being shrouded in confusion, vagueness and formulation which is loose and not precise. Critically examine. यहाँ पे क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर की बात किया है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो इवोल्यूशन था, बेसिक स्ट्रक्चर की जो फाउंडेशन थी, कैसे रखी गई, आप सिंपली इससे अपने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे The basic structure doctrine was propounded by Supreme Court in Keshanath Bharati versus State of Kerala, where it is held that certain feature of the constitution from the basic structure which cannot be amended by the parliament in exercise of its constituent power। तो यहाँ पे इंट्रो में क्या किया गया है, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो केस था उसको लिखा गया है, केशवानंद भारती केस। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसको डिफाइन किया गया है, एंड द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल दिया गया है बेसिक स्ट्रक्चर का। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इट इज़ बिंग shrouded in confusion, vagueness and formulation which is loose and not precise। तो यहाँ पे आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्रिटिकली एग्जामिन करोगे, ऐसे बहुत से टेलवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, जिसकी बात मैं किसी दूसरे वीडियो में करूँगा। देखो मोटा मोटा सब कुछ सेम होता है, डिस्कस, एनालाइज, डिबेट में आप थोड़ा अलग तरीके से लिखते हो। जो क्रिटिकली एग्जामिन होता है, क्रिटिकली एनालाइज होता है, उसमें आप दोनों पर्सपेक्टिव देखते हो, बेसिकली क्रिटिकल रहते हो क्वेश्चन को लेके। एंड डेट इज़ वाई सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव लिखा गया है, जो पॉजिटिव है बेसिक स्ट्रक्चर का उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एंड आफ्टर डेट जो क्वेश्चन पूछा गया, जो क्रिटिसिज्म था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज श्राउडेड इन कंफ्यूजन, वेगनेस एंड इट्स नॉट प्रिसाइज, क्यों ऐसा है, तो उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। देखो यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने लाइन यूज़ किया है, आप बेसिकली बुलेट पॉइंट को भी लिख सकते हो इस तरह करके, या फिर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 भी। देखो कभी भी क्या है ना, आपके पास मान लो कम पॉइंट है, आपके पास 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, तो आप पॉइंट 1, 2, 3, 4 करके लिखो। लेकिन आपके पास पॉइंट कम हो तो आप बुलेट यूज़ करो, आप नंबरिंग मत देना, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग मत देना, सिंपली बुलेट यूज़ करना। तो ये रहा बॉडी पार्ट। नाउ कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन आपको हमेशा बहुत ही पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करना है, क्वेश्चन कैसा भी पूछे, बट कंक्लूजन आपको एक प्रोग्रेसिव, एक फॉरवर्ड लुकिंग नोट पे करना है। जैसे यहाँ पे, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज़ हाउएवर बीन क्रिएटिवली यूज्ड टू लिमिट द वास्ट पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव परपेचुअली गारंटिंग फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे अंडरलाइन क्या क्या चीज़ें की गई हैं वो देखो, जो कीवर्ड्स हैं, लिमिट वास्ट पावर, गारंटिंग फंडामेंटल राइट्स,
पेडेस्टल टू हाई। सो यहाँ कंक्लूजन जो है वो प्रोग्रेसिव है, प्लस एक वर्ड ऑफ कॉशन दिया गया है, हाउएवर इन डूइंग सो जुडिशरी टुक ओवर अ पेडेस्टल टू हाई एंड नीड्स सेपरेट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें की गई हैं। इवन दो बेसिक स्ट्रक्चर वेग है, उसके अराउंड काफ़ी डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, बट फिर भी अल्टीमेटली उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। एंड उसके साथ साथ कॉशनरी नोट्स को भी इंक्लूड किया गया है। इसी तरह आप क्वेश्चन को कंक्लूड करोगे। देखो कंक्लूजन में आप कोई नया आइडिया को इंसर्ट नहीं करोगे, सिंपली आप क्वेश्चन को एंड कर रहे हो। तो कई बार आप किसी कमेटी का रिकमेंडेशन दे सकते हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कभी कुछ कमेंट किया हो तो आप उस कमेंट को लिख सकते हो। ये स्मृति मैम का है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, द रोल ऑफ कैग एज द हाईएस्ट ऑडिटिंग अथॉरिटी इज इट्स नॉट विजिबल। तो जो भी है आप क्वेश्चन देखो, इंट्रोडक्शन यहाँ देखो आर्टिकल से किया गया है। इसके बाद कैग के ऑडिटिंग प्रोसेस को एक बेसिक फ्लो चार्ट से दिखाया गया है। क्वेश्चन में ऑडिटिंग प्रोसेस के बारे में स्पेसिफिकली नहीं पूछा है, इसीलिए सिंपल फ्लो चार्ट बना के और स्पेस कम लेके यहाँ पे इसको दिखा दिया गया है ना। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, हाउ इंडिपेंडेंट एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ कैग कैन इंश्योर गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉक्स बना के इंडिपेंडेंट वर्किंग ऑफ कैग इंश्योर गुड गवर्नेंस, कैसे गुड गवर्नेंस इंश्योर करता है। यू कैन सी पॉइंट 1 यहाँ पे एग्जाम्पल। इसके बाद पॉइंट 2 एफिशिएंसी इन पब्लिक स्पेंडिंग। देखो यहाँ पे भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपके क्वेश्चन में, उसको हाईलाइट किया गया है। जैसे एफिशिएंसी इन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गया, पब्लिक ट्रस्ट हो गया, वॉच डॉग ऑफ पब्लिक पर्स हो गया, टीनेंट ऑफ डेमोक्रेसी, सेंटर सेस कलेक्शन, अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, पोस्टमार्टम एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल अलायंस बिटवीन एनजीओज एंड स्टेट इज क्रिटिकल फॉर सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, हाईलाइटिंग हर्डल्स इन दिस डेवलपमेंट अलायंस, सजेस्ट रेमेडियल मेजर फॉर मोर प्रोडक्टिव पार्टनरशिप। यहाँ भी देखो ये सिंपल फ्लो चार्ट को दिखाया गया है, और एनजीओ आपके पेपर में सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। तो ये पार्ट ना आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है, ये चीज़ आपको एग्जाम में ऑन द स्पॉट नहीं आएगी। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, हर्डल्स इन स्टेट एनजीओ डेवलपमेंट अलायंस। इसके बाद देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, मेजर फॉर मोर प्रोडक्टिव पार्टनरशिप। तो जितने भी पार्ट है उनको आप क्लियरली विजिबल रखो। इसके बाद फाइनली कंक्लूड करो। जैसे यहाँ पे प्रथम एनजीओ को यूज़ किया गया है, उसकी रिपोर्ट को यूज़ किया गया है। तो इस टाइप के वैल्यूडेशन जब भी आप अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे होगे, स्टार्टिंग से ही कलेक्ट करते रहना है। नाउ पेपर अटेम्प्ट करते टाइम कुछ चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। आपके पास 180 मिनट होगा, 10 क्वेश्चन लिखने होते हैं आपको 10 मार्क्स के 150 वर्ड्स, 10 क्वेश्चन लिखने होते हैं आपको 15 मार्क्स के 250 वर्ड्स। तो आपको इसी हिसाब से टाइम मैनेज करना होगा। नॉलेज आपके पास भले ही बहुत हो, बट आप लिमिटेड टाइम में आंसर लिख नहीं पाओगे तो उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, टाइम क्रंच बहुत होता है मेंस का पेपर लिखते वक्त। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका पेन गिर जाए और आप पेन उठा के फिर से लिखना स्टार्ट कर दो। आपको पहले कैलकुलेट करके जाना है कि जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनको आप 7 से 8 मिनट दोगे, जो 15 मार्क के होते हैं उनको आप 9 से 12 मिनट दोगे। और पेजेस या फिर नंबर ऑफ वर्ड्स पे मत खेला करो, आप टाइम देखा करो। अगर आप 10 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हो और 8 मिनट हो गया है तो उसको कंक्लूड करो, सेकंड क्वेश्चन पे जाओ। क्योंकि ये क्वेश्चन को बहुत अच्छा भी लिख दोगे आप, तब भी आपको 10 में से 5 या 6 मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 में से 10 दे देगा आपको। तो एग्ज़ाम के वक्त टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे आप सीखोगे, सिर्फ प्रैक्टिस से। जितने आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, आपको आइडिया होगा कि आप 7 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आई बेट कि आप पहली बार आंसर लिख रहे होगे तो आपको 10 मार्क का क्वेश्चन लिखने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा। वो भी आप तब कर पाओगे जब आपके पास कंटेंट अच्छा रहेगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहीं पे आता है क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का गेम। आपके पास 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का हो गया, 10 क्वेश्चन आपका 15 मार्क का हो गया। अगर आपने मेंस का पेपर देखा होगा तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन पहले से प्रिंटेड रहता है और आपके पास स्पेस रहता है। आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी कर सकते हो। पेपर आपको मिल जाए तो पेपर एक बार ग्लांस थ्रू कर लो, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है। उसके बाद पेपर में 3 टाइप की सिचुएशन बनेगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, उसको आप डबल टिक कर लो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, एक टिक कर लो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, तो आप उसको क्रॉस कर लो। देखो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन में आपको टाइम जो है उसी हिसाब से अलॉट करना है। जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है आप उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो। और ये एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से आएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वहाँ से जो टाइम निकलेगा वो ये कंपनसेट करेगा। देखो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है बिल्कुल, और मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं है,
तब आप उसको छोड़ सकते हो। आपसे चाइना के बारे में पूछ रहा है और आप जापान के बारे में लिखोगे तो फिर वहाँ पे एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि इसको इस क्वेश्चन का आंसर आता नहीं है और ये बस बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो आप अवॉइड करो। देखो बिल्कुल आइडिया नहीं है, एकदम आता ही नहीं है और आप 0/सन्नाटा है, तब आप छोड़ दो। लेकिन थोड़ा मोड़ा आइडिया है और आप उसके अराउंड थोड़ा आंसर फ्रेम कर सकते हो तो आप लिख सकते हो। यहीं पे ना ये क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की डिबेट आती है कि हम 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करें या फिर पूरा 20 क्वेश्चन करें जिसमें से 12 का क्वालिटी अच्छा हो बाकी 8 का क्वालिटी ख़राब हो। देखो हमेशा आपको दोनों के बीच बैलेंस मेंटेन करके चलना है। आपकी कोशिश देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही होनी चाहिए कि 20 के 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ, और जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है पहले उसको अटेम्प्ट करो, सेकेंड आप वो अटेम्प्ट करो जिसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, और लास्ट में उनको अटेम्प्ट करो जिनके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। बिल्कुल आइडिया ना होने का मेरा मतलब ये है कि आपको थोड़ा बहुत आता है, आप 2-4 लाइन लिख सकते हो। मान लो कोई ऐसा एक्ट पूछ लिया पॉलिटी में जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं है, तो वहाँ पे आप कुछ लिख नहीं सकते हो, वो आपको ब्लैंक छोड़ना ही पड़ेगा, उसके अराउंड आप कुछ भी नहीं लिख दोगे। इसके बाद वर्ड लिमिट की बात करते हैं, 150 वर्ड का आता है और 250 वर्ड का आता है। देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन माइंडेड जो मैंने आपको बोला है, आपको वर्ड नहीं देखना है, आपको टाइम देखना है। 7-8 मिनट हो गया तो आप 10 मार्क के क्वेश्चन को छोड़ो, सीधे आगे बढ़ना। अब ऐसा नहीं कि 150 वर्ड वाले में आप 100 वर्ड लिख के आ गए, सिर्फ 150 वर्ड वाला है तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि आप 135 से 145 या फिर 155 जा सकते हो। बहुत ना कम करना है ना बहुत ज़्यादा करना है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि एक लाइन में मैं कितना वर्ड लिख पा रहा हूँ और 150 वर्ड या फिर 145 वर्ड कितने पेज मेरे खत्म हो रहे हैं। तो वर्ड लिमिट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फर्स्ट सेल्फ एनालिसिस कैसे करें। मान लो आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है तो आप जो भी आंसर लिखो उसको कैसे चेक करो कि ये सही है या गलत है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी टॉपर्स की कॉपी है ना, आप उनके क्वेश्चंस को उठाओ, उनके क्वेश्चंस के आंसर आप खुद लिखो, उसके बाद आप उनके आंसर से मैच करो और आप ये देखो कि उन्होंने कैसा आंसर लिखा है और आपके आंसर में क्या चीज़ें मिस हो रही हैं। इस तरीके से आप बहुत आराम से एनालाइज कर पाओगे। और देखो आप स्टार्टिंग में हो सकता है आपको पता ना चले कि आप कैसा आंसर लिख रहे हो, बहुत ख़राब आंसर लिखोगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको खुद आइडिया हो जाएगा अपना आंसर देख के कि इसमें ये चीज़ों की कमी है। देखो मॉडल आंसर आप कोचिंग के देखोगे, मॉक पेपर होते हैं, मॉडल आंसर मिलते हैं, उस आंसर को आप बेंचमार्क लेके मत चलो, वैसा आंसर आप कभी लिख नहीं सकते हो। उस आंसर को प्रिपेयर करने के लिए नेट का यूज़ हुआ रहता है, 10 टाइप की वेबसाइट यूज़ होती है, बुक यूज़ होता है, तब जाके कोचिंग वाले के आंसर प्रिपेयर करते हैं। तो उसको देख के कभी डीमोटिवेट नहीं होना है कि यार मॉडल आंसर ऐसा लिखा है और मेरा आंसर ऐसा है। मॉडल आंसर को आप एज ए वैल्यू एडिशन यूज़ कर सकते हो। उसमें मान लीजिए आपको किसी कमिटीज़ के नाम मिल गए, किसी केस की जजमेंट मिल गई, कोई स्टैट मिल गया, तो आप उसको अपने आंसर में इंक्लूड कर लो। सिर्फ इतना ही काम होता है मॉडल आंसर का। हैंड राइटिंग के बारे में कुछ लोग पूछते हैं कि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ, आपकी हैंड राइटिंग जो है वो लेजिबल होनी चाहिए। वहाँ पे जाके आपको कैलीग्राफी तो करना नहीं है, और ऐसा भी हैंड राइटिंग नहीं होना चाहिए कि एग्जामर को पढ़ते वक्त स्ट्रेन आए आँखों पे। सो हैंड राइटिंग सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि आप सिंपली उसको पढ़ सको, कोई भी देख के समझ जाए कि आप क्या लिखे हो। डायग्राम की बात करें तो देखो डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, बट जो एक हवा फैला हुआ है ना कि डायग्राम बनाओ, हर जगह डायग्राम बनाओ, वैसा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। डायग्राम को आप हमेशा एज ए वैल्यू एडिशन यूज़ करो। डायग्राम जब भी बनाओ तो आप ये देखो कि ये डायग्राम आपके आंसर को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कैसे सप्लीमेंट कर रहा है। मान लो क्वाड की बात कर रहा है तो ये नहीं कि आप चारों कंट्री का डायग्राम बना दो वहाँ पे, और वहीं पे मान लो इंडिया चाइना के रिलेशन की बात कर रहा है, जो भी डिस्प्यूटेड एरिया उनकी बात कर रहा है, तब आप बना सकते हो क्या LAC है और क्या क्या डिस्प्यूटेड एरिया इंडिया चाइना में। तो जो भी डायग्राम आप बनाओ वो रेलेवेंट होना चाहिए, ज़बरदस्ती का डायग्राम भरना नहीं है। और देखो बहुत टॉपर्स बोलते हैं कि डायग्राम फ्लो चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। टू बी ऑनेस्ट उनको भी नहीं पता होता कि उनको किस चीज़ के लिए मार्क्स मिला है। तो ये जो मास हिस्टीरिया है ना, देखना कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि अलग से डायग्राम, अलग से फ्लो चार्ट के लिए भी कोचिंग चलने लगेगी। डायग्राम बनाना बट रेलेवेंट डायग्राम बनाना। नाउ पॉइंट वर्सेस पैरा, आप कोशिश करो कि अपने आंसर में पॉइंट भी रखो, पैरा भी रखो। और पैरा जब भी आप लिखोगे बहुत बड़े बड़े पैरा नहीं लिखना है, आप 3 से 3.5 लाइन का पैरा लिखो, उसके बाद स्पेस देके सेकंड पैराग्राफ लिखना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको चीज़ें पॉइंट लिखना कंपलसरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल चैलेंजेस पूछ लिया, फॉर एग्जांपल मेरिट डिमेरिट पूछ लिया, वहाँ पे आप पॉइंट में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जहाँ पे डिस्कस की बात करता है, जहाँ पे एनालाइज की बात करता है, वहाँ पे आप पैराग्राफ यूज़ कर सकते हो, बट कोशिश करो कि आपका आंसर पैरा और पॉइंट का मिक्सचर हो। अंडरलाइन की बात तो मैंने कर ही ली है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, एंड आई होप कि इसके बाद आंसर राइटिंग को लेकर आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा कि क्या स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्ट्रक्चर करें।
टॉपर्स की कॉपी आप डाउनलोड करो और थोड़ा टाइम दो क्वेश्चन को समझने में। क्वेश्चन को कैसे स्ट्रक्चर किया गया है, अलग अलग पार्ट को कैसे आंसर किया गया है, कंक्लूड कैसे किया गया है, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे समझो। एंड पहले दिन से आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है, थोड़ा अपना बेस बना लो। जितने भी रिसोर्सेज है कम से कम एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद आप आंसर राइटिंग कर सकते हो।